वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ ऑनगोइंग सीरीज़ जो हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन, जो कि है क्लास 11th के कोर्स में। और इसके साथ साथ में जो ये हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हम इसको वैसा टच दे रहे हैं कि ये एंट्रेंसेस जो देने हैं आपको, उस रिलेटेड भी आपको ये कंप्लीट हो जाए। तो आज बात करनी है हमने न्यूटन्स लॉज पे, जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। हमने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, और उसके अलावा हमने इम्पल्स भी जान लिया और कुछ क्वेश्चंस प्यारे से देख लिए। आज हम बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि हमने आज पढ़ना है। ओके, चलो बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या चीज़ होता है। मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप मेरे साथ साथ जो मैं कॉपी कर बोलूँगा, यहाँ से मैं डिक्टेट करता हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। अपना नोटबुक एंड पेन उठाइए एंड नोट्स बनाते जाइए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या चीज़ होता है? व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अगर कोई बॉडी सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये ए बॉडी, बी बॉडी, ये इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ये बॉडी क्या कर रही है? ये इस पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट वापस उस अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ ए बॉडी ए एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन द बॉडी बी exerts a force minus f on A. That means कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉडी A है, ठीक है, और ये एक बॉडी B है, ये एक बॉडी B है, ठीक है। इस A बॉडी ने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, इस A बॉडी ने इस बॉडी पे बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया। दैट मीन्स इसने इस पे एफ फोर्स एक्सर्ट किया। नाम दे देते हैं हम इसमें, इसने इस पे एक्सर्ट किया एफ बी ए। दैट मीन्स फोर्स बाई ए ऑन बी, या ऐसे बोलो फोर्स ऑन बी बाई ए। देखो, जो बाद वाला होता है वही फोर्स एक्सर्ट करता है। यहां से आपको पता चलेगा कि ए भाई साहब ने बी भाई साहब को फोर्स एक्सर्ट किया। तो न्यूटन क्या बोल रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर ये ए बॉडी इस बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो दैट मीन्स ये बॉडी भी इन द अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगी। F माइनस प्रेडिक्ट्स डायरेक्शन। यहां पे मैं माइनस को नहीं दिखाऊंगा। अगर F वहां से होगा तो ये वाला F यहां से होगा। दैट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में यहां क्या फोर्स क्या होगा? FAB। जरा आप इसको डिक्टेट कर लो, क्या बनेगा ये? दैट मीन्स फोर्स बाय बॉडी B ऑन A। जरा इनको मैं लिख लेता हूं। व्हाट इज FAB एंड व्हाट इज FBA? दिस इज फोर्स on A, this is force on B। समझ रहे हो ना? This is force on A, this is force on B। लेकिन इस पे A पे कौन लगा रहा है? B। This is force on A by B and this is by A। थोड़ा फील आया होगा कैसे क्या चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना यहाँ तक? ओके, तो यहां से देखिए, दैट मीन्स मैं बोलूंगा टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो ही आप कोई एक्शन दिखाओगे तो उसका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ऐसा भी है कि जब आप कोई हॉट बॉडी को टच करते हो, तो जो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 10th क्लास या 11th 12th में पढ़ चुके हैं कि एक्शन मिलता है, आपने हॉट बॉडी को टच कर लिया, ब्रेन तक एक्शन मिलता है, आपको ब्रेन रिएक्शन करने पे मजबूर कर देता है, वो आपको सिग्नल्स भेजता है, तो आप अपना हाथ उस हॉट बॉडी से हटा लेते हो। ठीक है ना यहां तक? तो वही है यहां पे भी, दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो इतना सारा पोर्शन, या ये भी लिख लीजिए थर्ड लॉ है, या ये लिख लीजिए ये भी थर्ड लॉ है। ठीक है, दैट मीन्स मैं ऐसा बताऊंगा, जो नेचर है उसमें जो फोर्स है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी लोन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट्स, सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट्स। यहां आप देखिए, इसने इसको फोर्स मारा था, तो इसने इस पे भी वापस साथ में मार दिया, हिसाब बराबर। ठीक है ना यहां तक? ओके, दैट मीन्स कि सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेचर में जो भी फोर्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे। ठीक है, अब आप इस बात से सहमत होने चाहिए। यहां पे मैं और एक पॉइंट ऐड करता हूं कि अगर कोई फोर्स है,
वो कभी भी लोन नहीं होगा, उसके साथ हमेशा पार्टनर होना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहां इसको लिख लेता हूं, देयर इज नो लोन फोर्स विदाउट पार्टनर, विदाउट पार्टनर। ठीक है, अगर फोर्स एक है तो उसका पार्टनर भी साथ में होना चाहिए। दैट मीन्स जिसको आप एक्शन बोलते हो और दूसरे को आप रिएक्शन बोलते हो। यहां पे टू फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, जो दोनों फोर्सेस होते हैं, देखो ये फोर्स इस पे एक्ट हो रहा था और उसी टाइम पे ये वाला फोर्स इस बॉडी पे एक्ट हो गया, इस बॉडी ने अपना फोर्स इस पे एक्ट कर दिया। तो यहां पे फोर्स पेयर में एक वाला इस पेयर का एक जोड़ी ये, दूसरा पार्ट ये, दैट मीन्स हो गया ना पेयर यहां पे। उसी तरीके से जो भी जब दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं तो उनमें से एक को आप बोलते हो एक्शन, एक को आप बोलते हो एक्शन और दूसरे को आप बोलते हो रिएक्शन। ठीक है, और हमेशा एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होंगे लेकिन विद नेगेटिव साइन। दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिजिक्स में माइनस एंड प्लस जस्ट डिनोट्स द डायरेक्शन। ओके, अब यहां पे देखेंगे जो दो फोर्स होंगे उसमें से एक को बोलते हैं एक्शन और दूसरे को बोलते हैं रिएक्शन। समझ रहे हो ना यहां तक? अरे भाई बोलो, ठीक है ना ये? हाँ, तो और एक पॉइंट ऐड करते हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा, जो ये थर्ड लॉ है, ठीक है, ऐसा फील आता है कि ये कुछ फोर्सेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, देखो इसने एक्शन और रिएक्शन को कनेक्ट कर दिया, तो मैं इसी पॉइंट को लिख लेता हूं। ये अब पूरा क्लियर है। इट इज क्लियर दैट थर्ड लॉ कनेक्ट्स द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज ऑन वन अनदर। देखो ये बॉडी ने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, ये बॉडी ने इस बॉडी पे एक्सर्ट कर दिया, तो जो पेयर ऑफ फोर्स है, जो ये फोर्स का पेयर है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ उन्हीं उस फोर्स के पेयर को कनेक्ट करता है बाय रिलेशन। दैट मीन्स एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। बात खत्म। समझ रहे हो यहां तक? समझ रहे हो ना यहां तक? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस चैप्टर की मैं बताऊंगा आपको, जो आपको जरूरी याद रखने हैं। ओके, जैसे जो थर्ड लॉ है वो कोई मतलब ऐसा फोर्स नहीं देखता। ठीक है, बस लग जाता है। किस तरीके का फोर्स है, फोर्स का नेचर वो नहीं देखता है। ठीक है, दैट मीन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द फोर्सेस। फोर्स का नेचर क्या होगा वो नहीं देखता है। ठीक है, चाहे फोर्स दैट मीन्स चाहे फोर्स मैकेनिकल हो, चाहे फोर्स ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो या मैग्नेटिक नेचर का हो या किसी भी नेचर का हो। ठीक है ना यहां तक? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे ये एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स थर्ड लॉ किसी नेचर को नहीं देखता है, बस फोर्स हो गया, इसके सामने फोर्स होना चाहिए, फिर एक खुद अपना रिएक्शन ढूंढ लेता है। ठीक है, हाँ, अब और एक पॉइंट, जो एक्शन और रिएक्शन है अलग अलग बॉडीज पे एक्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पे सपोज ये अर्थ है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का वेट नीचे की ओर है। दैट मीन्स वेट किस पे है? अर्थ पे। ये हो गया एक्शन, ये हो गया एक्शन। ठीक है, तो अर्थ वापस इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन देगा। अरे देगा ना भाई साहब। ठीक है, ये बॉक्स जो है, ये जो अर्थ है, ये इस बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो जो एक्शन है वो किस पे था? अर्थ पे। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस पे? बॉक्स पे। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, और इसीलिए ये जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन वो जीरो होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना। दैट मीन्स ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, और एक पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन कैनॉट कैंसिल ईच अदर। आप बोलोगे यहां से ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर इक्वल एंड अपोजिट है, बस काट दो। अरे नहीं, वैसी गलती आप नहीं करेंगे, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। बॉडी डिफरेंट है तो आप उनको काट नहीं सकते। दैट मीन्स ये एक्शन फोर्स अर्थ पे लग रहा है, अर्थ का है, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो बॉक्स पे लग रहा है। दैट मीन्स आप वो बॉक्स की प्रॉपर्टी होगी, आप इनमें कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। और एक चीज है, ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लेते हैं। आपने कुछ कॉपी कर लिया होगा। आप ये कॉपी कर ले सारा, मैं रब कर लेता हूं।
और एक पॉइंट लिखा लेता हूं मैं, चलो यहाँ ये तीसरा, ये इसी में एक पॉइंट है, ठीक है। अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ये, ओके। नो एक्शन इंप्लाइज नो रिएक्शन, ओके यहां तक, ठीक है। ये अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना, ये जो भी कोई फोर्स होता है वो इंटरेक्शन की वजह से होता है। अगर इंटरेक्शन दो बॉडीज के बीच में है, दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रहे, फोर्स जन रहा है, ठीक है, फोर्स जनरेट हो रहा है। अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं कि मैं पहले आपको बताऊंगा कि जो भी फोर्स होता है वो कहां से आता है, दो बॉडीज के इंटरेक्ट करने से, ठीक है। ये कॉपी खराब कर लेते हैं पहले सारा। हाँ, तो जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन, जो फोर्स होता है वो इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स बॉडी पे लग रहा है दैट मीन्स देयर वुड बी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, अब अगर इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तब भी, तो बताओ, तो फंस गए आप, ठीक है। अगर आप, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब भी दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होगा देयर वुड बी फोर्स, और अगर फोर्स है तभी जाके एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं और एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर फोर्स नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फोर्स नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि बॉडी इन बॉडीज इंटरेक्ट नहीं कर रही है, एक बॉडी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो एक्सेलरेट हो रही है, तो आप फंस गए। ये दुविधा है, फंस गए आप लोग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो ये मैं पॉइंट लिख लेता हूं, ठीक है। एज फोर्स एग्जिस्ट नहीं लिख सकते, अराइज लिखते हैं, ठीक है। एज फोर्स अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन, फ्रॉम इंटरेक्शंस, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो भी फोर्स होता है वो कहां से अराइज होता है, इंटरेक्शन से, दो बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे, ठीक। लेकिन अगर इफ वी एवर फाउंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, लेकिन अगर हमने कोई बॉडी की एक्सेलरेशन देखी विदाउट फोर्स का मतलब यहां पे बॉडी किसी और बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, देन वी वुड बी इन ए मेस, देन वी वुड बी इन ए ट्रबल, वी वुड बी इन ए टेरेबल मेस। फंस गए हम। अब बस समझ जाओ, आप, बस जादू हो रहा है, ठीक है। अगर कोई फोर्स अराइज हो रहा है इंटरेक्शन से, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर फोर्स है, एक्सेलरेशन है, और बॉडी पे एक्सेलरेट, अगर अब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, लेकिन उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन आया तो आया कहां से, ठीक है, आप फंस गए, ठीक है ना। ये दैट मीन्स कोई जादू ही है, ठीक है, जो उसको एक्सेलरेट करा रहा है, ठीक है, लेकिन वो चीज कहां है वो आपको मैं आंसर में देता हूं, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी is a result of unknown force, ठीक है ना, ये, या अननोन नहीं, मैं बोलूंगा आउटसाइड फोर्स,
यहां तक आप देख लो, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन है, वो किसका रिजल्ट होगा? फोर्स का। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा था? फोर्स नहीं लग रहा है। क्या एक्सेलरेशन फोर्स के बिना होगा? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन है, जो कि फर्स्ट लॉ आपने देखा था, ठीक है। अगर फोर्स है तो तभी तो एक्सेलरेशन है, वही चीज है यहां पे। अगर अब कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, दैट मीन्स कोई फोर्स पे लग रहा है, लेकिन यहां पे हमको वो दिख नहीं रहा था। दैट मीन्स कोई बाहरूनी फोर्स, आउटसाइड फोर्स जो हमको दिख नहीं रहा है, जो उस बॉडी पे लग रहा है। तो मैं यहां बोलूंगा अगर एक्सेलरेशन उस बॉडी पे किसका रिजल्ट होगा? आउटसाइड फोर्स। तो उसका मतलब ये है अगर मतलब फोर्स एक है तो दैट मीन्स देयर इज एक्शन, देन देयर वुड बी रिएक्शन। अगर एक्शन है तो वहां पे रिएक्शन भी होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहां पे बॉडी है, उस पे फोर्स लग रहा है, कोई आउटसाइड फोर्स लग रहा है, तो यूनिवर्स में कोई और बॉडी होगी जिस पे उस जैसा जो इस यहां पे बॉडी थी। सपोज मैं बोलूंगा यहां पे एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो कहीं दूर यूनिवर्स में एक और बॉडी होगी, उस पे उतना ही फोर्स F लग रहा होगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। तो मैं यही लिख लेता हूं, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज ए रिजल्ट ऑफ आउटसाइड फोर्स, देन इन द यूनिवर्स there would be same force but opposite, हाँ, that means opposite direction में same force acting on different body, acting on another body लिख लेता हूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहां तक कोई जादू वादू ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन फोर्स लगा रहा है इस पे, दैट मीन्स यूनिवर्स में कोई और एक बॉडी होगी जो इस बॉडी से इंटरेक्ट कर रही होगी, और ये आपस में फोर्स का पेयर बना रहे होंगे, जिसकी वजह से इस बॉडी पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी। ठीक है, ये तो अभी हम आगे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, या एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, न्यूटन्स लॉ के रिलेटेड एग्जाम्पल्स। हाँ, पहली एग्जाम्पल, बुक ऑन टेबल। ठीक है, टेबल पे बुक रखी हुई है, दैट मीन्स जो ये टेबल है, ये जो ये बुक है, ठीक है, ये नीचे अपना वेट डाल रही होगी, दैट मीन्स W इज इक्वल टू mg। ठीक है ना? ये तो नीचे ये वेट डाल रही होगी, जिसको आप बोल रहे हो एक्शन। ये जो एक्शन है ये किस पे है? इस ग्राउंड पे, इस टेबल पे। तो टेबल इस बुक पे वापस ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, दैट मीन्स मैं बोलूंगा रिएक्शन वुड बी इक्वल टू माइनस W, R इज इक्वल टू माइनस W। ये माइनस क्यों रखा मैंने? बिकॉज नीचे की ओर मैं मानता हूं नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, इसीलिए मैं बोलूंगा यहां पे R इज इक्वल टू माइनस W। और जो ये बुक है जहां पे ये है, ये वहीं पे रहेगी, दैट मीन्स बुक इज इन इक्विलिब्रियम। बुक यहां पे इक्विलिब्रियम पे, ऐसे लिखो, बुक इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं। ठीक है, जो अब या मैं ऐसे बोलूंगा, वॉकिंग। ठीक है, जब इंसान चलता है तो कैसे फोर्स डालता है? जब इंसान पे चलता है तो फोर्स जमीन पे ऐसे डालता है, ये ग्राउंड है तो फोर्स यहां पे डालता है, F फोर्स यहां। ठीक है, तो क्या करेगा? इस पे जो ग्राउंड है वो उसको वापस रिएक्शन फोर्स देगा, दिस फोर्स वुड बी एक्शन। और जो ये फोर्स जो ग्राउंड है वो उस बंदे पे, उसके फुट पे ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स देगा, दैट मीन्स दिस इज R, दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स। समझ रहे हो यहां तक? ठीक है, लेकिन ये एक एंगल में है, देखो यहां से
ग्राउंड है, ठीक है। ये वाला एंगल बनेगा, ये ऐसे एक लाइन बनेगा। मैंने इसको ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। देखो ये वाला कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी पूरा प्रीवियस चैप्टर्स में दिखाया है कि हाउ दिस कंपोनेंट बी आर साइन थीटा, एंड सॉरी आर कॉस थीटा, एंड हाउ दिस कंपोनेंट बी आर कॉस और साइन थीटा। जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, चलो इसको मैं मान लेता हूं v, दैट मीन्स v वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू r sin थीटा, एंड दिस r cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैं इसको लिखूंगा h इज इक्वल टू r cos थीटा। ऊपर वाला मैं रब कर लेता हूं। अब देखो जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, इस बॉडी का वेट नीचे होगा, अरे होगा ना, ठीक है। नीचे का वेट, ये ऊपर का वेट, दैट मीन्स ये इसको बैलेंस कर रहा है। मैं ऐसे लिखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट balances the weight, balances the weight। जो उस बॉडी का वेट होगा, जो उस बंदे का वेट होगा, जो चल रहा होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट इस वेट को बैलेंस कर रहा हूं। ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा जहां जमीन पे था वो वही जगह रह रहा है। अदरवाइज अगर ये बैलेंसिंग कंपोनेंट नहीं होगा वहां पे, अदरवाइज आप चलते ही उधर उधर बिखर जाओगे, आप एक स्टिल स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह पाओगे। ओके, ये जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या करता है, ये आगे इसको मूव करने में मदद करता है। मैं ये लिखूंगा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ही हो गया ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हेल्प्स बॉडी टू मूव फॉरवर्ड, हेल्प्स बॉडी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आर कॉस थीटा, ये इस बंदे को आगे चलने में मदद करता है, और ये वी इज इक्वल टू आर साइन थीटा इसके वेट को बैलेंस करता है। और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बंदा जमीन पे चलता फिरता है। समझ में आया यहां तक? ओके, और एक एग्जांपल, हाँ, स्विमिंग में क्या करता है बंदा, पानी को पीछे देता है धक्का, ठीक है ना ये, लेकिन पानी उस बंदे को आगे धक्का देता है। दैट मीन्स एक्शन, धक्का पीछे देना एक्शन, पानी वापस उस पर रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से बंदा आगे स्विमिंग कर सकता है, ठीक है। और एक चीज, ऐसा आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। यहां से पानी निकल रहा है, 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 जिसको आप बोलते हो स्प्रिंकलर। फोर्थ एग्जांपल, स्प्रिंकलर। ये क्या करता है, ये भाई साहब रोटेट करता है। जो ही पानी आगे निकला, ये पीछे जाता है, दैट इज दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन, ठीक है। आगे निकला, ये पीछे जाता है, इसको एक ही डायरेक्शन में पानी देना था, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। यहां से पानी निकलेगा, ठीक है। ओके, पानी यहां से निकला, एक्शन, ये यहां से रिएक्शन। पानी यहां से निकला, यहां से निकला पानी यहां से निकला, यहां से रिएक्शन, पानी यहां से निकला, यहां से रिएक्शन। दैट मीन्स कि जो ये पानी यहां से फेंकेगा बाहर, जो ऐसे ऐसे करके रोटेट होगा। उस तरीके से आपको क्या लगता है कि ये ये कोई इसको रोटेट करा रहा है, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमता भी है और ये पानी को भी ऐसे ऐसे करके रोटेशन दे रहा है। दैट मीन्स इसका एक रोटेटरी मोशन होता है, पानी को आपको ऐसे दूर दूर फेंकने लगता है। एग्रीकल्चर स्कीम्स में अक्सर यूज होता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे यूज चलता है, वर्क करता है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब आगे मूव करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हॉर्स एंड कॉट प्रॉब्लम होती है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं यहां पे जल्दी से।
हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, जो रेड़ा गाड़ी होती है वो चीज। हाँ, ओके। देखो ये उसके पीछे कार्ट लगा होता है, ये उसका टायर हो गया। ओके, ये समझ लो तुम, घोड़ा तो बनाना नहीं आएगा मुझे, ये क्या ही बनाइए, चलो मान लो ये तो डॉग लग रहा है, घोड़ा कहाँ से हो गया ये। चलो ये इसके साथ रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। ये तो ये यहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये हॉर्स है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो जो हॉर्स है वो क्या करता है, वो यहाँ की ओर फोर्स मारेगा। अरे मारेगा, जैसे आदमी मारता है पीछे की ओर फोर्स एक्शन, तो ग्राउंड, ये ग्राउंड पे फोर्स मारेगा, तो जो ग्राउंड है ये उसको आगे की ओर रिएक्शन देगा, ठीक है। उसी रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, ये हो गया आर कॉस थीटा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये नीचे की ओर वेट होगा। दिस आर वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंसेस द वेट ऑफ द हॉर्स, ठीक है। और जो एच है आर कॉस थीटा, ये इस हॉर्स को आगे हेल्प करने में मदद कर लेगा। ओके, यहां पे और एक चीज, जब ये कार्ट आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन इस पे के टायर्स ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, दैट मीन्स देयर वुड बी फ्रिक्शन। क्या होगा, फ्रिक्शन। तो ये इस फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये कार्ट है, ये कार्ट है, लेट इस कार्ट का मास m है और इस हॉर्स का मास m है, ठीक है। और उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन a हो गया। अगर इसका एक्सेलरेशन a हो गया तो इसका भी एक्सेलरेशन a हो गया। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, मैं देखो, मैं बोलूंगा यहां पे आप गौर कर लो इस वाले सिस्टम पे। और एक चीज, यहां पे थ्रेड है, ये जहां पे रस्सी आ गई देयर वुड बी टेंशन, तो यहां रस्सी बंधी हुई है तो यहां टेंशन यहां की ओर है, लेकिन यहां से भी रस्सी बंधी हुई है तो यहां टेंशन यहां की ओर होगा, यहां टेंशन यहां की ओर, यहां तो इसको मैं -t लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप इस पे गौर कर लो, क्या ये हॉर्स आगे मूव करेगा? अरे भाई मूव करेगा। मैं बोलूंगा इफ h ग्रेटर देन t, अगर ये h इस t से बड़ा होगा, हाँ, हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड। अगर ये h ग्रेटर देन इस t से होगा तो मैं बोलूंगा कि ये हॉर्स मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स ऑन हॉर्स पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इज इक्वल, वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आगे ये h, ये -t, ये आगे जा रहा है, ये इसको पीछे खींच रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हॉर्स मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये घोड़ा आगे भागने लगेगा। ओके, दैट मीन्स h -t, इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा। एक्चुअली दिस इज द फोर्स, एक्चुअली दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। टेंशन तो फोर्स होता ही है, तो मैंने इनका डिफरेंस देखा तो वो उस पे नेट फोर्स लग रहा था। नेट फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, दैट मीन्स ये नेट फोर्स F है। ओके, तो F कहां बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये M क्या है, ये M क्या है, मास ऑफ फोर्स। ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स। ओके, इज इक्वल टू h - t। ओके, दिस M, ये एक्सेलरेशन जो ये है, ये क्या होगा, h - t डिवाइडेड बाई m। ओके, आप यहां से भी लिख सकते हो। ओके, है ना इजी यहां तक? ओके, अभी आप आगे देखो। आप यहां ऐसे भी कर सकते हो, या m को यहां ही पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या ऐसे ही लिख लो, ये कोई मसला नहीं इसके साथ, ऐसे ही रखो। ये इसको 1 नाम रखो, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे देखो, यहां पे बात कर लो। देखो इस कार्ड पे लगने वाले फोर्सेस, इस कार्ड पे लगने वाले फोर्सेस क्या है यहां पे, देखो मैं बोलूंगा यहां से इफ टेंशन ग्रेटर देन फ्रिक्शन, अगर ये वाला फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो ही कार्ट मूव करेगा। कार्ट मूव्स फॉरवर्ड, तो कार्ट फॉरवर्ड मूव करेगा ना, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स क्या है इस पे, F इज इक्वल क्या होगा वो, T माइनस स्मॉल f, T माइनस F, दिस F इज फ्रिक्शन, मैं इसको लिखूंगा यहां पे, दिस इज फ्रिक्शन। ओके,
यहां से देखो आप, ये नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं यहां पे लिखूंगा m इंटू ए। वाई दिस कैपिटल M एंड वाई देयर इज स्मॉल m? बिकॉज यहां पे मास स्मॉल m मैंने लिया हुआ था और यहां पे मैंने कैपिटल M इस कार्ड का लिया हुआ था, ये हॉर्स के लिए एंड ये कार्ड के लिए। बात खत्म। यहां पे t माइनस एफ, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। मुझे क्या मिलेगा, यहां से ma और वहां का ma। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड को राइट हैंड साइड से, t माइनस एफ प्लस h माइनस टी। देखो यहां का एक्सेलरेशन और यहां का एक्सेलरेशन सेम है, मास डिफरेंट है, बिकॉज यहां का एक्सेलरेशन जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही तो इसका भी होगा ना, बिकॉज ये इसके साथ ऑलरेडी तो बंधा हुआ है, ये उसी एक्सेलरेशन को तो कैरी करेगा। ठीक है ना यहां तक? ओके, यहां से देखो आप, यहां से देखो आप, ये टेंशन माइनस ये टेंशन प्लस गया, तो यहां मास m कैपिटल M, यहां स्मॉल m, लेकिन एक्सेलरेशन कॉमन, दैट मींस एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू m प्लस m, ओके, इज इक्वल टू यहां से h माइनस f। समझ रहे हो यहां तक? ये जो एक्सेलरेशन है वो लिखूंगा मैं h माइनस एफ डिवाइडेड बाई m प्लस m। दैट मीन्स अभी जो टेंशन फोर्स है वो भाग गया, वो खत्म हो गया। आप यहां से देख सकते हो, यहां का टेंशन यहां का टेंशन यहां, इक्वल एंड अपोजिट, एक ही रस्सी पे लग रहे हैं तो आपस में काट देंगे। दैट मीन्स ये वो इसीलिए यहां से भी कट रहे हैं। समझ रहे हो ना? मैथमेटिकली भी आपको यहां से समझ में आ रहा है एंड यहां पे भी आपको वो फील हो रहा है कि हाँ भाई साहब, यहां पे टेंशन कैंसल होने चाहिए ना। ओके, यहां पे देखो आप, अब एक्सेलरेशन, ये कार्ट मूव कब करेगा? when this horse and cart move together, that means अगर ये acceleration पॉजिटिव होगा, if a is greater than 0, that means पॉजिटिव होगा, कार्ट मूव्स, तब कार्ट मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये कार्ट मूव करेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, दैट मीन्स ये h माइनस एफ पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज h माइनस एफ पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिसका मतलब ये माइनस यहाँ प्लस जाएगा, दैट मीन्स h इंप्लाइज h ग्रेटर देन f होना चाहिए। जो ही h वाला फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो तभी जाके ये घोड़ा गाड़ी आगे मूव करेगा। बात खत्म। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम किस तरीके से होता है। ओके, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं उसके अलावा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जो न्यूटन का थर्ड लॉ है या न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसको आप रियल लॉ क्यों बोलते हो, वो इम्पो बात कर लेते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वाई सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ को आप रियल लॉ क्यों बोलते हो? ठीक है, या आप ऐसे भी आ सकता है ये। ठीक है, जो सेकंड लॉ है उसमें उससे आप फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हो, आप उससे आप थर्ड लॉ भी निकाल सकते हो। चलो मैं यहां से फर्स्ट लॉ निकालूंगा, यहां से थर्ड लॉ निकालूंगा। ओके, मैं वी नो आंसर में F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? सेकंड लॉ है ना, ये सेकंड लॉ। और एक चीज है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, ये क्या है? ये भी सेकंड लॉ है। ओके, ये भी सेकंड लॉ है और ये भी सेकंड लॉ है। आप ये कब यूज करना है, आपको ये कब यूज करना है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो यहां पे आप पहले एक बात देखो, अगर इफ फोर्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, जिस बॉडी में जो बॉडी की हालत है उसी हालत में वो रहेगी। दैट इज जिस हालत में बॉडी है उसी हालत में रहेगी, बॉडी है उसी हालत में रहेगी।
अरे फर्स्ट लॉ तो यही बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था जरा याद कर लो कि a body continues to be in a state of rest or in a uniform motion unless and until acted upon by an external force. अगर force 0, acceleration 0, that means जो बॉडी की हालत है उसी हालत में रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, अरे भाई बोलो, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ओके, क्लियर ना यहां तक? ये दिस इज फर्स्ट लॉ, ये क्या है? दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ। बात खत्म। करना क्या है इसमें? कुछ नहीं। अब यहां से देखते हैं, थर्ड लॉ निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है ए, ये दूसरी बॉडी है बी। ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है। तो इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, उसका नाम रखा मैंने एफ बी ए, दैट मीन्स फोर्स ऑन बी बाई ए। और इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, दैट मीन्स फोर्स ए बी, दैट मीन्स फोर्स बाई बी ऑन ए। अगर फोर्स आया देन देयर वुड बी चेंज इन मोमेंटम, तो इन बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा। अरे होगा ना, इससे भी ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर 2 के 3 में पढ़ा हुआ है आपने। अगर फोर्स आया तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो दैट मीन्स वहां पे मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा। तो यहां पे बोलूंगा मैं, तो दैट मीन्स इसके फोर्स से किसका मोमेंट, देखो इस पे फोर्स लग रहा है कितना, एफ पी ए, दैट मीन्स एफ बी ए। तो इससे किसका मोमेंटम चेंज होगा? अरे इसी का तो होगा। तो मैं लिखूंगा डी पी बी बाई डी टी, डी पी बी बाई डी टी। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप ऑब्जर्व कर ले इसको, मैं लिख क्या रहा हूं। यहां का फोर्स एफ बी है, ये किस पे लग रहा है? बी पे। अगर इस पे लग रहा है तो मोमेंटम क्या इसका चेंज करेगा? क्या मोमेंटम इसी का चेंज करेगा। यहां से एंड यहां पे देखो, अब ये वाला फोर्स एफ ए बी, ये फोर्स किस पे लग रहा है? इस ए बॉडी पे। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? इस ए बॉडी का। तो मैं लिखूंगा डी पी ए बाई डी टी। समझ रहे हो यहां तक? तो मैं दोनों को ऐड कर लूंगा, मैं बोलूंगा एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। मैंने कॉमन निकाल के इसको लिखा पी ए प्लस पी बी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, यहां पे देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है। अब और एक पॉइंट है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मीन्स फोर्स नहीं है, तो उसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा। चेंज मोमेंटम नहीं होगा, जो बॉडी का मोमेंटम था वही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है। दैट मीन्स दैट इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जो मोमेंटम था वही रहेगा, दैट मीन्स मैं यहां पे लिखूंगा जो ये वाला पोर्शन है वो 0 होगा। तो दैट मीन्स इंप्लाइज बचा क्या? एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर ये प्लस है, यहां जाएगा माइनस, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। तो यही तो थर्ड लॉ है। दैट मीन्स एक्शन is equal to minus times reaction. This is third law. Thus we can say the third law is contained in second law. मैंने भाई साहब थर्ड लॉ को कहां से निकाला? सेकंड लॉ को। इससे पहले क्या निकाला था? मैंने फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से निकाला, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सेकंड लॉ को बोलते हैं रियल लॉ। दैट्स व्हाई सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ।